हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सुप्रीम कोर्ट। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या क्या क्षेत्राधिकार है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और भी कई सारी चर्चाएं हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि आर्टिकल 142 क्या है, आर्टिकल 143 क्या है, आर्टिकल 137 क्या है, 129 क्या है, 130 क्या है, 126 क्या है ना, ये एनजैक क्या है, कलेजियम सिस्टम क्या है ना, इन सभी के ऊपर डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो संदीप, वनय, निवेश, अरविंद, आयुष, अनुराधा, अमित, ओंकार, सौरभ, विशाल, चंद्रेश, चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हम लोग दोस्तों सबसे पहले आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें आर्टिकल 124, क्योंकि आर्टिकल 124 यही बात करता है सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है इसी के तहत होती है। आर्टिकल 124 का क्लाउज 1 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस तथा 7 अदर जज हों। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान क्या कहता है? मूल संविधान कहता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस तथा 7 अन्य जज होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कहता है ये भी कि अगर यहां पर जजों की संख्या बढ़ानी है, कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट कैन इंक्रीज number of judges, parliament can increase number of judges in supreme court। लेकिन सर कैसे? क्या इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी? क्या सर स्पेशल मेजोरिटी से होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा, राज्यों का परमिशन चाहिए? कैसे बढ़ाएगी पार्लियामेंट? कौन से बहुमत से बढ़ाएगी? याद रखिएगा, सिंपल, विथ सिंपल मेजोरिटी। किस मेजोरिटी से? विथ सिंपल मेजोरिटी। साधारण बहुमत से कोई बिल, कोई प्रस्ताव पारित करके पार्लियामेंट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या को इंक्रीज कर सकती है। सर क्या इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी? तो याद रखिएगा, नो, इसके लिए इट डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो फटाफट इतना लिखेंगे, फिर चलते हैं इसके आगे। आर्टिकल 124 क्लाउज 2 क्या कहता है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो बताइए। आर्टिकल 124 क्लाउज 1 में मैंने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जज होंगे। दूसरा ये मैंने लिखा है कि अगर जजों की संख्या को बढ़ानी है तो संसद जजों की संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में कौन बढ़ाएगी? संसद बढ़ाएगी। हिंदी में लिखना है, लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या को संसद बढ़ा सकती है। लेकिन संसद कैसे बढ़ाएगी? संसद सिंपल मेजोरिटी से इसके लिए एक प्रस्ताव लाएगी और उसको क्या करेगी? बढ़ा दी जाएगी। सोयल, मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि 2 वीक में होंगे, नेक्स्ट वीक में हो, जो अपकमिंग 2 वीक में हो जाएगा। फिर से तुम्हारा वही सवाल है, बिल्कुल इमैच्योर हो। हाँ, पिछली 2-3 क्लास से मैं बोल रहा हूं कि अगले 2 वीक में आपका पॉलिटी फिनिश हो जाएगा। फिर से आज तुम्हारा यही सवाल आ गया, सर इस वीक में हो जाएगा ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट है आर्टिकल 124 क्लाउज 2। आर्टिकल 124 क्लाउज 2 ये क्या कहता है? ये कहता है
कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के सलाह से अपॉइंट करेंगे अगर वे जरूरी समझते हैं, अगर वह जरूरी समझते हैं तो, अगर वह जरूरी समझते हैं। यानी देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहीं से अभी आगे जब हम लोग बात करेंगे तो आएंगे हम लोग कैसे कॉलेजियम सिस्टम कैसे ओरिजिन होता है, कैसे उसका, उसके लिए आपको इस आर्टिकल 124 क्लाउज 2 को समझना जरूरी है। आर्टिकल 124 क्लाउज 2 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस अपॉइंटमेंट में हमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की सलाह लेनी चाहिए, अगर उनको लगता है कि ऐसा नेसेसरी है तो वो लेंगे, अगर इनको लगता है कि नहीं लेना जरूरी है तो नहीं भी लेंगे। यह आर्टिकल 124 क्लाउज 2 कहता है। और आर्टिकल 124 क्लाउज 2 ही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर कितना होगा, 65 ईयर तक होगा। कितना होगा, 65 ईयर तक होगा। यानी कि इनका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 65 वर्ष तक होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। ऐसा कहां पर है, ऐसा आर्टिकल 124 क्लाउज 2 में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। फटाफट पहले इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। आर्टिकल 125 किस फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल्स बता दें। इस पॉइंट को अभी कॉलेजियम सिस्टम जब बात करेंगे ना अमित, वहां पर हम पूरा स्टोरी बताएंगे। कॉलेजियम प्रणाली जब पढ़ेंगे तब, अभी आप बस इतना लिखिए। ठीक है, आर्टिकल 124 क्लाउज 2 का मैंने अभी इतना ही मतलब बताया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के जज का अपॉइंटमेंट होगा, हमारा संविधान क्या कहता है और वाकई में क्या है, वाकई में क्या, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वाकई में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जब हम अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस तब बताएंगे आपको। अभी हम हमारा संविधान क्या, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की सलाह से करेंगे, अगर राष्ट्रपति जरूरी समझते हैं तो। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते समय सुप्रीम कोर्ट के जज का सलाह लेना चाहिए या हाई कोर्ट के जज का सलाह लेना चाहिए तो वो लेंगे, अगर उनको नहीं लगता है तो वो नहीं लेंगे। दैट्स इट। लेकिन एक्चुअल अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे कॉलेजियम प्रणाली की, कॉलेजियम सिस्टम की। ठीक है, तो अभी बस आप इतना समझो। इसके बाद आर्टिकल 125 सैलरी एंड अदर प्रिविलेजेस, सैलरी एंड अदर privileges of judges of सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला याद रखिएगा, सैलरी एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो सैलरी होती है वो कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करता है। याद रखिएगा, सैलरी एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर चार्ज्ड
expenditure are charged expenditure on consolidated fund of India. Consolidated fund of India. अभी मैंने क्या बताया है कि अभी जितना आपको लिखा है सिर्फ उतना रखिए। जब हम अभी आएंगे कॉलेजियम में, बार बार एक चीज बोल रहा हूं, जब हम एक्चुअल अपॉइंटमेंट बताएंगे तो सब कुछ बताएंगे आपको, कैसे होता है कैसे नहीं होता है ना, मानना जरूरी होता है या नहीं होता है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, सब बताएंगे। लेकिन हैव पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखो, है ना, एक एक चीज बताएंगे जब वहां पर आएंगे तब। लेकिन अभी ये तुमको सब कुछ जानना है। बताओ, इसको छोड़ के अभी हम बता दें कॉलेजियम सिस्टम बताना, कर दें स्टार्ट, कॉलेजियम सिस्टम में बताना स्टार्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं ये सब 25, 26, 27, 28, है ना, ठीक है। पहले कॉलेजियम सिस्टम में पढ़ लेते हैं, बाद में ये सब देखेंगे। हर साल डिसाइड करना नहीं होता है ना, जब भी पार्लियामेंट को लगे कि अब डिसाइड कर देना चाहिए, है ना, तब करती है। सीएफआई का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओमकार, थोड़ा रिवीजन कर लिया करो बाबू, तुमको हमेशा मैं बोलता हूं, है ना, थोड़ा रिवीजन करो, रिवीजन करो, ठीक है। चला आगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 126, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। If post of CJI is vacant, then President can appoint any judge of Supreme Court as acting Chief Justice of India. मान लीजिए सीजेआई रिटायर हो जाते हैं, सीजेआई का टर्म पूरा हो जाता है और सीजेआई का पद वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि जब जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो ऑनगोइंग सीजेआई होते हैं ना, वो जब जाते हैं, है ना, जब ऑनगोइंग सीजेआई जो होते हैं जब वो रिटायर होते हैं, नॉर्मल ये है कि वो अपना जो सक्सेसर है उसका नाम क्या करते हैं, वो बता करके जाते हैं कि हमारी बात ये सक्सेसर, ऐसा ही होता है। लेकिन मान लीजिए ड्यू टू एनी रीजन अचानक से मान लीजिए कि वो रिजाइन कर देते हैं, अचानक से वो इस्तीफा दे देते हैं, अचानक से मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है और पद ये वैकेंट हो गया सीजेआई का, तो जब तक कि अगले सीनियर मोस्ट जो जज हैं जब तक वो सीजेआई अपॉइंट नहीं होते तब तक एक्टिंग सीजेआई के रूप में कौन काम करेंगे, ये तो राष्ट्रपति। हमारा आर्टिकल 2126 कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी, अगर किसी कारण से सीजेआई का पद खाली हुआ, इंपीचमेंट के कारण, रेजिग्नेशन के कारण, डेथ के कारण, तो प्रेसिडेंट उस समय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एक्टिंग सीजेआई अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कि कार्यवाहक सीजेआई के रूप में क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं आर्टिकल 127, अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस,
तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, हिंदी में भी बोल देते हैं, रुक जाओ, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। लिख लीजिएगा हिंदी में, पहले तो ऊपर लिख लीजिएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसका हिंदी लिख लो, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है, अगर किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा, इफ जो एडॉक जजेस है, एडॉक जजेस को अपॉइंट कौन करेंगे? एडॉक जजेस को भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, इनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितने साल के लिए? फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर। इनको जो नियुक्त किया जा सकता है मैक्सिमम कितने समय के लिए? 2 साल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा केसेस हैं, केस का लोड ज्यादा, वर्कलोड ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्ट्रेंथ कम है जजों का। उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं? कुछ टेम्पररी जज अपॉइंट करते हैं उन पर्टिकुलर उन केसेस को सॉल्व करने के लिए। टेम्पररी जज को नियुक्त किया जाता है, लेकिन क्या टेम्पररी जज किसी को भी नियुक्त कर देंगे क्या? नो। जो टेम्पररी जज नियुक्त होंगे उनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनके पास योग्यता होनी चाहिए। किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो योग्यता है। क्या एलिजिबिलिटी है? तो हम लोग अभी बात करेंगे व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए क्या क्या योग्यता है उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के एलिजिबल है तो राष्ट्रपति उसे क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का एडॉक जज अपॉइंट करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस का वर्कलोड ज्यादा है, ज्यादा केसेस पेंडिंग है ना, लेकिन इनको नियुक्त किया जा सकता है फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्या सर इनको सैलरी दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है ना, क्लियर है। लेकिन ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वाले, एक तरह से समझिए, है ना, टेम्पररी वाले होते हैं। क्लियर है? तो फटाफट इससे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। आर्टिकल 128 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम लोग आर्टिकल 129 एंड 30 की बात करेंगे। नहीं, उसके बाद क्यों मिलेगी हीना जी? उसके बाद नहीं मिलेगी, 2 साल तक जब तक वो रहेंगे तब तक मिलेगी। सर सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट घटा भी सकती है, यदि घटा सकती है तो क्या सीजीआई से परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, नहीं घटा सकती, मतलब घटा सकती है पार्लियामेंट, अगर चाहे तो घटा सकती है, लेकिन उसमें सीजीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। पर इसका मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? इसका अर्थ क्या है? नहीं विशाल जी, जो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टेकन एज अ रिकॉर्ड, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है ना, जो भी निर्णय है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। इनका जो जजमेंट है, इनके जो डिसीजंस हैं,
आप उसे किसी कोर्ट में एज एविडेंस क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके डिसीजंस को किसी कोर्ट में एज एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है, रखा जा सकता है। यानी जो मतलब एक सबूत के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसे आप किसी केस में सबूत के तौर पर रख सकते हैं। सर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जजमेंट दिया था तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है सर इनवैलिड है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। या सर देखिए जो मेरी जो बात है, मेरा जो केस है सेम ऐसा ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो इस आधार पर सर देखिए यहां पर ये चीज आपको करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट इस मामले में। और जब आप इस जजमेंट को किसी कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो इस जजमेंट के खिलाफ किसी कोर्ट में प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या दिया है, नहीं। इसके बाद की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है अपनी अवमानना के खिलाफ दंड दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के खिलाफ वर्ड, अरे भाई वर्ड चेक कर लेना, ये देख लेना खुद से, है ना। वैसे केस यहाँ पर ग्रामर अब नहीं देख रहे हैं, देख लीजिएगा क्या है उसका, आई थिंक जो भी है स्पेलिंग चेक कर लेना। सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है अपनी अवमानना के खिलाफ क्या दे सकता है, दंड भी दे सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं, उसके खिलाफ कुछ लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इश्यू किए गए ऑर्डर को अगर आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर जारी किया, अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है ना, और उसके खिलाफ आपको दंड दिया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर हम लोग चलते हैं आर्टिकल 130। आगे चलें। बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन जो पिछला डिसीजन है, जितने जजेस के बेंच ने, जितने जजों के समूह ने दिया है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले डिसीजन को चेंज करेगी तो उसके लिए एक लार्जर बेंच का गठन करना पड़ता है। ठीक है विशाल, आया समझ में? आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत? चलिए सुप्रीम कोर्ट, अगला आर्टिकल 130, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट सिट्स इन दिल्ली। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट की पीठ कहां पर, सुप्रीम कोर्ट का प्लेस कहां पर है, कहां सुप्रीम कोर्ट बैठेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का सीट कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य पीठ है वो किधर है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ कहां पर है, खंड कहां पर है सुप्रीम कोर्ट की, वो नई दिल्ली में है। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पीठ है वो कहां पर रहेगा, दिल्ली में रहेगा। आर्टिकल 130 ऐसा कहता है, लेकिन साथ ही साथ ये कहता है इफ सीजेआई वांट, इफ सीजेआई वांट then he can constitute bench of Supreme Court in any part of the territory of India. अगर चीफ जस्टिस को ऐसा लगता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच और भी जगहों पर होना चाहिए, क्योंकि साउथ के जो पर्सन है उनको हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना है
तो उनको दिल्ली आने में प्रॉब्लम हो। जो अंडमान के जो लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना है तो उनको बार बार दिल्ली आना पड़ेगा। इसलिए अगर सीजेआई चाहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे, तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच का गठन भारत की किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कर सकते। ठीक है, ये कौन कहता है? ये कहता है आपका आर्टिकल 130। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम लोग बात करेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ऐसी भी मीम बना सकता है, जो हम बोलते हैं वही पत्थर की लकीर हो जाती है। चलिए, यहां तक और किसी का कोई डाउट? नाउ वी विल टॉक अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समाप्त हो गया लोटा जी संविधान के लागू होने के बाद। ठीक है, आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। जब हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना? जब हम बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा केस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिन हो सके। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा मुद्दा जिसे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ले जा सकते हैं। सिट्स लिखा है, SITS, सिट्स। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट कहां बैठती है? दिल्ली में, है ना? और सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डिंग है ना, उसको डिजाइन किया है एडविन लुटियंस ने। जब आप कभी दिल्ली मेट्रो से अगर आपने सफर किया होगा, तो एक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी है, वहीं से उतर के आप सुप्रीम कोर्ट जा भी सकते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? ऐसा कोई केस, ऐसा कोई मसला जिसे आप सीधे कहां सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट कर सकें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसमें क्या क्या आता है तो याद रखिएगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है? सेंटर और स्टेट के बीच के अगर कोई विवाद है, सेंटर और स्टेट के बीच का अगर कोई विवाद है, यानी केंद्र और राज्य के बीच का कोई विवाद है, तो सेंटर एंड वन और मोर स्टेट एट वन साइड, यानी कि मान लीजिए केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हैं, वर्सेस वन और मोर स्टेट एट अदर साइड। यानी एक तरफ सेंटर और कुछ स्टेट है, और दूसरी तरफ कुछ एक या एक से ज्यादा स्टेट हैं। अगर ऐसा कोई मसला है, कोई विवाद है, तो उसे कौन सॉल्व करेगी? सुप्रीम कोर्ट। तीसरा, दो राज्यों के बीच का कोई विवाद है, स्टेट वर्सेस स्टेट का कोई मसला है, राज्य और राज्य के बीच का अगर कोई विवाद है, वो कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होगा। यानी ऐसे मामले में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और ऐसे मामलों को सिर्फ और सिर्फ कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में ही स्टार्ट किया जा सकता है, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट क्षेत्राधिकार भी कहेंगे इसे,
कहेंगे सर क्यों? क्योंकि ऐसे मसले आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही और स्टार्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इन मसलों को किसी अन्य कोर्ट में स्टार्ट नहीं किया जा सकता, किसी अन्य न्यायालय में शुरू नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य से संबंधित विवाद, केंद्र और एक राज्य एक तरफ, एक से एक या एक से ज्यादा राज्य एक तरफ, उसके बीच का कोई विवाद है, अगर दो राज्यों के बीच का कोई विवाद है, दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच का कोई विवाद है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ कहां पर स्टार्ट किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। इसे किसी अन्य कोर्ट में स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या? जो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर हो। क्लियर है पॉइंट यहां पर? जैसे कई बार होता है ना एक्सक्लूसिव शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम में जब जाएंगे तो आप जिस भी पर्टिकुलर ब्रांड का शोरूम होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांड के कपड़े मिलेंगे आप, क्योंकि वो उस ब्रांड का एक्सक्लूसिव शोरूम। क्लियर है पॉइंट? यानी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ जो उसी पर्टिकुलर कोर्ट में स्टार्ट हो सके, अन्य किसी और कोर्ट में नहीं हो सके स्टार्ट। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलें आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर क्या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी होगा? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का? नहीं, वो तो आर्टिकल 71 कहता है हम। हाँ, वो कह सकते हैं, वो भी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 71 के तहत। इधर वाला बीच वाला कमेंट ऊपर, ये राजेंद्र को क्या है डाउट? सर कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर इसमें एफआईआर फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी तो आएगा ना। देखिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन के कंडीशन में चंद्रेश आप कहां पर जा सकते हो? हाईकोर्ट भी जा सकते हो। ओके सर, एससी की बेंच के अदर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट करने पे क्वेश्चन रेज हो सकता है क्या? सर सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अदर स्टेट में मतलब मैं आपका सवाल नहीं, क्वेश्चन रेज कौन कर सकता है, कहां हो सकता है क्वेश्चन रेज? सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अदर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट करने पे क्वेश्चन रेज हो सकता है क्या? मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? मतलब किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन रेज हो सकता है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हो सकता है, या कहीं और? पूरा सवाल पूछिए। सर अगर सुप्रीम कोर्ट के 33 अदर जजेस में से कोई डिसीजन दे और हम उस डिसीजन से सेटिस्फाई ना हो तो उस चीफ जस्टिस से अपील उस चीफ जज से अपील कर सकते हैं क्या? क्या अपील कर सकते हैं? मतलब सेटिस्फाई नहीं हो तो आप फिर वहां पर जो भी फाइनल डिसीजन है ना, सुप्रीम कोर्ट के अलावा आपके पास ऑप्शन है, आप प्रेसिडेंट के पास ही जा सकते हैं, उसके खिलाफ और कहीं नहीं जा सकते, आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। हाँ, रिव्यू पिटिशन के लिए आप फाइल कर सकते हैं, प्लीज आप एक बार रिव्यू कर लीजिए इस जजमेंट को, उसके लिए रिव्यू पिटिशन फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है शिवम, जो भी जजमेंट दिया जाता है, अगर आप उस जजमेंट से अगर नाखुश हैं, मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत है, आपको लग रहा है, एक बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू पिटिशन के लिए, प्लीज सर एक बार इसे रिव्यू कर लीजिए। पार्लियामेंट में बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं सवाल, है ना, सीजीआई का वो है, चाहे तो कर सकती है। अगर हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रेट को खारिज कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उस हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। उस रेट के मतलब जिस भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है उसके खिलाफ जाइए सुप्रीम कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, यहां पर कुछ एक्सेप्शन है जो कि अगर है तो केंद्र और राज्य के बीच का भी विवाद है, सेंटर और स्टेट का या स्टेट और स्टेट का मसला है,
लेकिन आप इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसा भी है कि सर, अभी तो आपने बताया कि केंद्र और राज्य के बीच का अगर विवाद है तो उसे कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर दो राज्यों के बीच का विवाद है उसे कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और आप ही कह रहे हैं कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जो कि राज्य और केंद्र के बीच ही है, राज्य और राज्य के बीच का विवाद है, लेकिन उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है ऐसा। ये एक्सेप्शन है। कौन कौन सा एक्सेप्शन है? तो याद रखिएगा, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, अगर कोई क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, यानी कि संविधान के पहले अगर किसी दो राज्य के बीच या केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई समझौता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हमारा संविधान ऐसा कहता है। दूसरा, अगर कोई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, देखो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट है ना, और भी कई सारे अलग अलग राज्यों के बीच जल विवाद है। कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा, तमिलनाडु कर्नाटका इनके बीच बहुत दिनों से यह विवाद चल रहा है ना। ऐसा हमारा आर्टिकल 262 कहता है। आर्टिकल 262 कहता है कि अगर कोई इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया जाएगा। इन जल विवाद को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, एक कमीशन बनाया जाएगा और वो कमीशन डिसाइड करेगी, इस विवाद को सॉल्व करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जाएंगे इसके। तीसरा, मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का देखो काम क्या होता है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे जब फाइनेंस कमीशन पे आएंगे। वित्त आयोग से संबंधित विवाद, वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त आयोग का जो मेन काम होता है वो होता है केंद्र और राज्य के बीच करों को लेकर क्या करना, बंटवारा करना, टैक्स को लेकर क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि केंद्र ने जितने भी कर मतलब कलेक्ट किए उसमें स्टेट को कितना हिस्सा दिया जाए, स्टेट को कितना पैसा दिया जाए, उसमें से स्टेट की हिस्सेदारी क्या हो। मान लीजिए कि फाइनेंस कमीशन ने जो भी रिपोर्ट दिया कि इस टेंडर के द्वारा जो इतना टैक्स जो लिया गया है उसमें स्टेट को कितना दिया जाए, 45% दिया जाए। मान लिया जाए जो 15वां वित्त आयोग था उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि 41% दिया जाएगा। क्या इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं, फाइनेंस कमीशन ने इतना कम पैसा क्यों कहा है? नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और चौथा, एडजस्टमेंट ऑफ फंड, एडजस्टमेंट ऑफ फंड फंड बाय सेंटर, एडजस्टमेंट ऑफ फंड बाय सेंटर। क्या होता है ना, जब भी मान लीजिए किसी को राज्य को पैसे की जरूरत होती है, वो जाकर कर्जा मांगता है केंद्र से, भैया हमको ना 500 करोड़ का जरूरत है, अभी दे दीजिए, पैसा है नहीं हमारे पास, सैलरी देना है सर लोगों को, है ना, टीचर सब सर हड़ताल कर रहे हैं, एम्प्लॉय सब सर हड़ताल, काम पे नहीं आ रहा सर, हमारे पास पैसा नहीं है, 3 महीने से सर सैलरी पेंडिंग है इनकी, पैसा देना है सर इनको। ठीक है, तो मान लीजिए कि सेंटर ने वो पैसा दे दिया। अब मान लीजिए कि सेंटर को क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लीजिए कि उस स्टेट को टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन से वो पैसा देना है, उस स्टेट को सेंटर ने, सेंटर को क्या देना है, वो 1500 करोड़ रुपए देना है, मान लीजिए उस स्टेट को, मतलब एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स के रूप में। अब सेंटर क्या करे, 1500 करोड़ रुपया जो है वह 1500 देने की बजाय वो 500 करोड़ रुपया काट के 1000 करोड़, 500 करोड़ जो कर्जा दिया हुआ वो काट ले उसको और 1000 करोड़ दे। क्या इसके खिलाफ स्टेट जा सकता है कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट में, कि नहीं देखिए
हम ना 500 करोड़ रुपया कर्जा लिए थे, ये हमको पैसा पहले से काट के दे रहा है ये सेंटर, जबकि हम बोले थे कि कर्जा हम देंगे, अभी नहीं दे पाएंगे, थोड़े दिन के बाद देंगे, ये पहले से हमको कर्जा काट के पैसा दे रहा है। इसके खिलाफ आप सेंटर में जा सकते हैं, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। ठीक नहीं, इसके लिए अलग अलग कमीशन है, कुछ डिस्प्यूट को इसमें प्रेसिडेंट सॉल्व करते हैं, है ना, इसके लिए कमिटीज बनाई जाती हैं, ठीक, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों क्या है, मतलब इंटरेस्ट लेता है, डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट पे दिया गया या ग्रांट पे दिया गया। अगर अनुदान के रूप में दिया गया है तो वहां पर बहुत कम इंटरेस्ट होता है या नहीं के बराबर होता है इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन अगर दिया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी लेता है सेंटर, क्यों नहीं लेगा, ऐसे थोड़े ना देगा जी। एडजस्टमेंट ऑफ फंड बाय सेंटर, यानी केंद्र के द्वारा फंड निधियों का समायोजन, केंद्र के द्वारा निधियों का समायोजन। और ऐसा किसमें, ऐसा है आर्टिकल 292 में। इसके लिए आर्टिकल याद रख लीजिएगा 290। ऐसे विवाद जो, ऐसे विवादों के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, ये एक्सेप्शन। क्लियर? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी का मतलब पूर्व संवैधानिक समझौते। पूर्व संवैधानिक समझौते का मतलब क्या, कि ऐसा कोई समझौता जो कि हमारे संविधान के लागू होने से पूर्व हुआ है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताइए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चला, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट आर्टिकल 132, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कल हमारा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कैग भी फिनिश हो जाएगा, है ना। आर्टिकल 130, अपीलेट, परसों से हम लोग गवर्नर को स्टार्ट करेंगे। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखो किस किस मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कोई संवैधानिक मामला है, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा, सिविल मैटर में, कौन कौन से सिविल मैटर में कर सकते हैं इतना आपको जानना जरूरी नहीं, बस ये याद रखिएगा आर्टिकल 133 के तहत आप सिविल मैटर में सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। क्रिमिनल मैटर, कोई कौन कौन सा क्रिमिनल मैटर है जिसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, इतना जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, बस याद रखिएगा आर्टिकल 134 में है ये, ठीक है। किस किस मामलों में सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। जिसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर आपको फांसी दे दी है और हाई कोर्ट उस फांसी को कैंसिल कर दे, तो ऐसे मसले में आप कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जिसमें आपको 7 साल से ज्यादा की सजा दी गई है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट उस सजा को माफ कर दे, तो आप उस मसले में जा सकते हैं, है ना। ये ऐसे कई सारे मैटर थे, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस आप ये याद रखिएगा कि सिविल मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 133, एंड क्रिमिनल मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं बाय प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 134। दैट्स इट। अब यहां पर जो आपको याद रखना है, सर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सर कौन सा, किसे हम कहेंगे संवैधानिक मामला। संवैधानिक मामला आप सीधे किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं वो तो आपको समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से अगर आप खुश नहीं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट की भी जजमेंट से खुश नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मामला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सिविल मामलों में भी कुछ मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और कुछ क्रिमिनल मैटर्स में भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का मतलब होता है ऐसा मैटर जिसमें हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करे, हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे, हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि इसमें संवैधानिक व्याख्या की जरूरत है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, यानी कि इसमें संवैधानिक व्याख्या की जरूरत है, संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है। हाईकोर्ट में मसला चल रहा है, हाईकोर्ट को समझ में नहीं आया आखिर है क्या, करे तो करे क्या इसमें। हाईकोर्ट सर्टिफाई कर देगा, देखो भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, जाओ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन? संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाला कौन? सर्वोच्च न्यायालय। हाईकोर्ट कह देगा साफ साफ कि भाई देखो ये जो मसला है ना, ये हमारे उससे बाहर है, हम सर्टिफाई करते रहे, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ऐसा लिख देगा अगर किसी मसले में। आप फिर वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे। देखिए हमारे पास हाईकोर्ट का ये सर्टिफिकेशन है, हाईकोर्ट ने ये बोला है कि इस मसले में संविधान की व्याख्या की जरूरत है, तो मालिक अब बताइए अब इस पे क्या होगा? अपील, आपके ऊपर हम अपील कर रहे हैं आपके पास। ये बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 137। आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 137। लिख लिया यहां तक सभी ने? इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या होता है ही ना, व्याख्या। सर कावेरी वाटर डिस्प्यूट का कोई डिसीजन आया है? ये देते रहते हैं डिसीजन, है ना, वो इसके खिलाफ एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, है ना। कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में डालना है तो डालो कावेरी रिवर डिस्प्यूट गूगल में या कहीं पर, पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है साधु, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया दो कंडीशन। अगर कोई मसला है किसी मैटर में, किसी क्राइम के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको डेथ सेंटेंस दे दिया और आपने उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अप्रोच किया, और हाईकोर्ट क्या करता है? आपको माफ कर देता है आपके डेथ सेंटेंस को, या किसी के डेथ सेंटेंस को, तो उसके खिलाफ अप्रोच किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। किसी भी मामले में आपको 7 साल की सजा दी गई हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, आप हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट आपकी सजा को माफ कर देता है, तो उसके खिलाफ में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो भी मतलब कल्प्रिट होगा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कैसे जा सकते हैं? बिना लंबित मामला है, जब तक डिसीजन आएगा तब तक कैसे जाओगे ऋषिकेश? सर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस के लिए 33 अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोसीडिंग्स कहे, क्या अदर जज का डिसीजन फाइनल होगा? बिल्कुल भाई, मतलब जो उसका जिस भी जज ने डिसीजन दिया उसका डिसीजन फाइनल है ना। हर जज की हर केस की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थोड़े ना करते हैं जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम होता है? ये मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। मास्टर ऑफ रोस्टर वो रोस्टर तैयार करता है कि कौन सा जज किस केस की सुनवाई करेगा, किस दिन किस किस केसेस की सुनवाई होगी, किस बेंच में कौन सा जज रहेगा, ये सीजीआई डिसाइड करता है। ऐसा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही सारा केस सुनेगा, नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा जज किस केस की सुनवाई करेगा, किस बेंच में कौन से जज होंगे, यह डिसाइड करता है कि किस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर किन किन केस पर सुनवाई होगी। आया समझ में?
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 136, स्पेशल लीव बाय सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल लीव ऑफ अपील। आर्टिकल 136, स्पेशल लीव ऑफ अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी न्यायालय से किसी भी केस को अपने पास मंगाकर उस पर सुनवाई कर सकता है। मान लीजिए कि मुंबई हाईकोर्ट में कोई मामला चल रहा है, मुंबई हाईकोर्ट में किसी भी केस पर कोई डिस्कशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है नहीं यहां पर हो सकता है कि इनजस्टिस हो जाए, मे बी हो सकता है जज सही डिसीजन ना दें, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 का यूज करके उस हाईकोर्ट को समन हाँ भाई ये केस हमारे पास भेजो, ठीक है जी मालिक भेजते हैं। मुंबई हाईकोर्ट तुरंत उस केस को भेजेगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव ऑफ अपील के द्वारा भारत के किसी भी न्यायालय से कोई भी कोर्ट अपने पास मंगवा के उस पर सुनवाई कर सकते हैं और उस पर अपना डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा? आर्मी कोर्ट। आर्मी कोर्ट से ये कोई भी केस अपने पास नहीं मंगवा सकते। आर्टिकल 137, रिव्यू jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है अपने खुद के निर्णय को रिव्यू कर सकता है, खुद के निर्णय का क्या कर सकता है? पुनरीक्षण कर सकता है ना? क्लियर? याद कैसे करें? तो रिवीजन करना पड़ेगा प्रीति जी, इसके लिए है ना, बार बार रिवाइज करिए चीजों को तभी याद होगा। इसके लिए ऐसा कोई मेरे पास दवाई का नाम नहीं है कि दवाई का नाम बता दें आपको कि आप उसको खा लेंगे तो याद हो जाएगा। कई बार बताया कि रिवीजन 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 करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ऐसे ही याद होगा। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग मूव करेंगे कल हम लोग इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे, है ना। कल हमारा जो कैग है कैग भी स्टार्ट होगी, कल हमारा कैग भी फिनिश हो जाएगा, यानी कि कल हम लोग कैग तक के टॉपिक को, ठीक है, फिनिश करने का प्रयास करेंगे और परसों से हम लोग गवर्नर को स्टार्ट करेंगे। सर कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पनिशमेंट, है ना, उसी को बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट भी। सर क्या आर्मी कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू भी कर सकता है? क्या लिखा है? एक्सेप्ट लिखा है ना यहां पे, यहां पर भी एक्सेप्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब इट्स ऑन लिखा है, मैंने क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट, है ना, इट्स ऑन जजमेंट, अपने जजमेंट का रिव्यू कर सकती है, ठीक है, अपने जजमेंट का ये रिव्यू कर सकती है, ठीक है। और किसी का कोई दिक्कत? एडॉक जजेस एक बार बता दीजिए, एडॉक जजेस जो होते हैं एंकी जी, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्कलोड बढ़ जाता है, जब वहां पर ज्यादा केसेस, नंबर ऑफ केसेस होते हैं, तो उस समय प्रेसिडेंट किसी भी जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है उसको 2 साल तक के लिए टेम्पररी जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, टेम्पररी जज के रूप में, ठीक है। किसी में नहीं, लोटा जी, किसी में भी नहीं करना पड़ेगा चेंजेस के लिए। आर्मी कोर्ट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है प्रीति जी,
आर्मी के जो मसले होते हैं, आर्मी के अगर अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आर्मी का अपना कोर्ट होता है। शिवम ऑलरेडी मैंने पहले बताया और इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। आर्टिकल 142 पूरी स्टोरी बताई हुई है ये, है ना। चंडीगढ़ मेयर वाला पूरी कहानी बताई है ना, जो हम एक क्लास में मैंने बताई थी ना, किस पावर का यूज किया था नहीं किया था, बताओ। एडॉक जज रिटायर्ड जज नहीं होते हैं, है ना, रिटायर्ड जज नहीं होते हैं वो। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य है उसको एडॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं, वो रिटायर्ड जज नहीं होते। हाँ, रिटायर्ड जज को क्या कर सकते हैं, जो मतलब आर्टिकल 128 जो है, हाँ आर्टिकल 128 जो है वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अगर रिटायर्ड जज हैं, अगर चीफ जस्टिस चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, मतलब अगर क्या कहते हैं प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उसको एज एक्टिंग जज क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, एक्टिंग जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, वो आर्मी के अंदर से ही होते हैं, है ना, आर्मी के अंदर ही होते हैं वो लोग। अभी आर्टिकल 142 पर पहुंच गए हैं शिवम, बताओ। आर्टिकल 142 पर पहुंचे हैं, अभी नहीं पहुंचे हैं ना, अभी कहां पर हैं हम लोग, आर्टिकल 137 तक हैं। ऐसा तो नहीं कि आर्टिकल 142 मैंने पढ़ा दिया, पेशेंस रखिए थोड़ा सा आप लोग, जब आएंगे आर्टिकल 142 पर तो बात करेंगे। अभी तो आर्टिकल 137 तक ही है। और बताओ, कोई डाउट किसी का? हाँ जी, इसका जवाब खुद ही सोचो ब्रजेश। जब एज खत्म हो जाएगा तो सीडीएस का एग्जाम कैसे दे सकते हो, मतलब बेवकूफ हो क्या एकदम, या ज्यादा होशियार हो, या तो पूरी तरह से बेवकूफ हो या फिर ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों के साथ। कल हम लोग कैक के बारे में पढ़ेंगे, उसे फिनिश करने के बाद, ठीक है, इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।